बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरन के बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत रहेला और हमेशा स्वागत रही है नहीं। तो किसान भाई बहन कार्यक्रम के आगे बढ़ाई कर आगे चलू हम रौरन के देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान समृद्धि योजना द्वारा गांवों में मिल रही है सिंचाई सुविधाएं। पशुओं को संक्रमण से बचाने के लिए लगवाएं टीका। ग्राउंडनट डिकोडिकेटर मूंगफली छिलने के काम को करता है आसान। राज्य में सिंचाई सुविधाओं की कमी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर आधारित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना झारखंड सरकार का लक्ष्य है। जाड़े का मौसम जा रहा है और गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम के बदलाव की स्थिति में तापमान में बहुत उतार चढ़ाव होता है, जिसका प्रभाव हमारे मवेशियों पर भी पड़ता है। इस समय मवेशियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है और वे कई प्रकार के संक्रमण एवं रोग इत्यादि के चपेट में आ जाते हैं। इसलिए मवेशियों को संक्रमण से बचाने के लिए उचित समय पर उचित टीका अवश्य लगवाएं। मक्का की फसल जाड़े के 2 महीनों छोड़कर लगभग पूरे वर्ष लगाया जा सकता है। जो किसान भाई इस समय गर्मा मक्का लगाने के इच्छुक हैं, वे इसके उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेदों में सुआन 1, बिरसा विकास मक्का 1 और 2 प्रभेद बेहतर माने जाते हैं। साथ ही बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न के भी उन्नत प्रभेदों का चयन कर गर्मा फसल के रूप में लगाकर लाभान्वित हुआ जा सकता है। सुआन 1, बिरसा विकास मक्का 1 और 2 ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 15 से 20 किलोग्राम की दर से बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। बुआई के उपरांत उचित कृषि कार्यों को करके 50 से 60 क्विंटल तक मक्का की उपज पाई जा सकती है। ज़्यादा फसलोत्पादन पाने के लिए हमारे राज्य के ज़्यादातर किसान लंबे समय से अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों और दवाओं का प्रयोग करते आए हैं। परिणाम स्वरूप मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हुआ है, जिस कारण उपज क्षमता में कमी और कम गुणवत्तापूर्ण फसलें हमें मिलने लगी हैं। बेहतर और गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्ति के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना जरूरी है, जिसके लिए कृषि विशेषज्ञ वर्तमान समय में वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंडनट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंडनट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसान से अलग किया जाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस।
धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से ना लौटे, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोजमर्रा तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के बाद हम घूर के आवा थी और रोजमर्रा के जानकारी देवा थी। फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौर मन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी के ओर। आज का जो जानकारी है, ये जानकारी है सूकर में ज्वर कर बीमारी और इकर बचाव कर बारे में। तो जे भी किसान भाई बहन मन या सूकर पालन करे ना, और सूकर में जो ज्वर कर बीमारी होवेला, ये तो बहुत खतरनाक होवेला, है नहीं। तो भाई ये बीमारी से का बचाव है और इकर पहले का कर सके ना सूकर पालक, तो इकर जानकारी चाहिए। तो चलो हम रोडन का सीधे फीचर कर माध्यम से इकर जानकारी के दिवा थी। सूकर गंदे पशु। अमूमन सबसे पहले लोगों के जहन में सूकर को लेकर यही ख्याल आता है, लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि इन्हें पालकर आप हजारों ही नहीं लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। जी हां, झारखंड में भी कई ऐसे किसान या पशुपालक हैं जो सूकर पालन के जरिए अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं।
जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में आपको जानकारी देंगे कि सूकर ज्वर बीमारी क्या होता है और उसके बचाव क्या है। आज हम रांची वेटनरी कॉलेज में उपस्थित हैं और आज हमारे सामने उपस्थित है पशु वैज्ञानिक डॉक्टर शिववरण सिंह। डॉक्टर साहब, ये किसान भाई जानना चाहेंगे कि सूकर में कौन कौन से बीमारी होते हैं, उनके बारे में पहले बताएं। सूकरों में बीमारी जो है दो तरह की होती हैं, एक बैक्टीरिया से होती हैं और दूसरी वायरस से होती हैं। तो जो मुख्य तरह की जो बीमारियां हमको जिनको मुख्य तरह से ध्यान रखना चाहिए वो रिलेटेड है आपकी जो बचाव से रिलेटेड है, वायरस से रिलेटेड है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो गई और क्लासिकल स्वाइन फीवर हो गई, जिसको हम सूकर ज्वर भी बोलते हैं। सूकर ज्वर कई तरह का होता है और दोनों ही बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। जी, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सूकर में जो बीमारी होती है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो सूकर जो बीमारी होती है जिसके बारे में आज हम यहाँ जानने के लिए बैठे हैं, उसमें सबसे पहले जो बीमारी होती है उसमें सबसे पहला जो लक्षण आता है तेज बुखार का आना। तेज बुखार का आना उसके साथ साथ जितना भी सूअर का बच्चा होगा, सूअर होगा, वो थोड़ा सुस्त महसूस करने लगेगा। सुस्त महसूस करने के साथ साथ वह बैठ जाएगा, कभी कभी जो है वो आवाज़ करेगा। और जितना भी उसका सूअर का जो लक्षण सबसे पहला जो आएगा आपका, वो आपका पेचिस के रूप में आएगा। हो सकता है कि उसको डायरिया हो जाए, उसको वोमिशन भी हो, वोमिशन मतलब उल्टी होना भी हो। तो इन चीज़ों को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि सूकर ज्वर का जो है दस्तक दे चुका है आपके फार्म में और उसका बचाव और उपचार की तरफ हमको ध्यान देने की अत्यंत। वहीं सूकर पालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा सूकर प्रशिक्षण केंद्र में किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके साथ ही सूकर पालन के लिए अनुदान भी दिया जाता है। सूकर पालन के लिए जरूरी है कि एक ऐसे स्थान का चुनाव करना जो थोड़ा खुले में हो और आसानी से इन पशुओं के रहने की व्यवस्था हो। सूकर ज्वर है, इसका उपचार नहीं है, लेकिन हाँ रोकथाम जरूर है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि रोकथाम ही सबसे ज़्यादा उसका बचाव है। अगर हम रोकथाम सही तरीके से करें, और रोकथाम हमको किस तरह से करनी चाहिए, पहला, जैसा कि आज देश भर में ये चर्चा है कि फार्म सिक्योरिटी क्या है, तो मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि फार्म सिक्योरिटी का मतलब है कि जब भी आप 50 से ज़्यादा या 2000 से ज़्यादा सूकर पालने का आप मन बना रहे हो, तो उस समय आपको फार्म सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। फार्म सिक्योरिटी में सबसे पहला है कि आपकी जो है बंदी अच्छे से होनी चाहिए चारों तरफ से। दूसरा, जो उसके आसपास चारों तरफ पशु घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं या किसी तरह के जानवर घूम रहे हैं, उनका आना जाना प्रतिबंधित रहे। दूसरा, मनुष्य जो बाहर से लोग आते हैं, आपका फार्म विजिट करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, उनकी रोकथाम पर उचित उपाय किए जाएं। जैसे कि आप अपने गेट पर ही एक गड्ढा खुदवाएं, उस गड्ढे में जो है लाल पानी का तरह का या ब्लीचिंग पाउडर का पानी भराएं, जिससे जब भी कोई ट्रक आएगा, कोई मोटरसाइकिल आएगी, कोई भी आदमी आएगा, तो जब उसमें वो पाँव अपने लगा के या वो उनके पहिए उनसे हो के आएंगे, तो उस वायरस का जो है खात्मा अपने आप हो जाता है। इससे बीमारी फैलने का आपके फार्म में बहुत ही कम जो है चांस हो जाता है। इस वजह से हमें तीसरा हमारा ये है कि जब भी आप फीड दें, खिलाते हैं जो सूअरों को, उसकी साफ़ सफाई होना चाहिए। जहाँ से आपका फीड आ रहा है उसकी जांच करवा लें कि जिससे आप खरीद रहे हैं क्या उन्होंने सूकर ज्वर से रिलेटेड बीमारी का जो है डायग्नोसिस करवाया है। डायग्नोसिस मतलब उसकी जांच करवाई है कि नहीं करवाई है। अगर मान लीजिए कि आपका जो खाना खिला रहे हैं आप सूअरों को, उसी से अगर आपके फार्म में सूकर ज्वर आ गया तो आप क्या करेंगे? बचाव इसका कुछ नहीं है, इसकी रोकथाम ही बचाव है। तो हमें सबसे पहले जितना भी हम पानी है उसका, खाना है उसका, आना जाना है जिसका, जो भी हमारा व्हीकल अंदर आ रहा है, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब को रोकथाम करना है। और सबसे ज़्यादा उपाय इसका, सबसे ज़्यादा रोक करने का जो सूकर ज्वर को है, वो है आपका टीका। पशु विशेषज्ञ कहते हैं कि पशुओं के एक जगह से दूसरे जगह जाने पर उनकी बीमारियां दूसरों में भी फैलती है। इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावित जानवरों को दूसरे जानवरों से दूर रखना चाहिए। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में इस बीमारी का प्रभाव है, उन क्षेत्रों से पशु की खरीद नहीं करनी चाहिए। टीका कई तरह का उपलब्ध है, लेकिन हमको ये जानना होगा, जैसे कि विदेशी से उपलब्ध एक टीका भी उपलब्ध है, हमारी भारतीय जो कंपनियां हैं उनके द्वारा बनाया गया टीका भी उपलब्ध है। जैसे कि मैं एक का नाम बताना चाहूँगा, रक्षावैक जो है वैक्सीन है, जो कि बाज़ार में बहुत आसानी से उपलब्ध है।
पहले बहुत ही दिक्कतें होती थी कि वैक्सीन बाज़ार में उपलब्ध नहीं हो पाती थी, क्योंकि पहले जो वैक्सीन है जो बनती थी, आपका जो पहले टीका बनता था वो जो है खरगोशों से बनता था। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, जो कि एक बहुत ही अच्छा अनुसंधान केंद्र है, बरेली में है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से एक नया वैक्सीन का जो है बनाया गया है, जिसकी वजह से अब भारत देश में हर बाज़ार में हमारे सूकर ज्वर से रिलेटेड जो टीकाकरण है वो आसानी से उपलब्ध रहेगा। जितना हमारे देश को चाहिए उतना उपलब्ध रहता है, आप बाज़ार में कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी आप अपने पास के ब्लॉक के वेटनरी डॉक्टर से ले सकते हैं, आप अपने किसी वेटनरी कॉलेज से ले सकते हैं, जहाँ पे सुअरों का फार्म है, ऑर्गेनाइज्ड फार्म है, जहाँ से आप ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो टीका जो आपको लगवाना है उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपके सूअर के बच्चे 6 से 8 सप्ताह के हो जाएं, उसके बाद ही टीकाकरण का जो है लगाने का प्रबंध रखें। जानकार कहते हैं कि यदि सुअर कई घंटों तक खाने या पीने में रुचि नहीं दिखाता हो और सूकर तेजी से सांस लेता हो तो उन्हें दस्त होता है। यदि सूकर अपने झुंड से अलग होकर हमेशा अकेला रहता है, यानी हिलता नहीं है और ज्यादातर समय सोना पसंद करता है, ऐसे किसी भी लक्षण दिखने पर समझ जाएं कि सूकरों को बीमारी हो रही है, वो किसी परेशानी में है। ऐसी हालत में आप फौरन पशु चिकित्सक से मदद ले सकते हैं। सूअर के बच्चों में पहले से ही जो है मादा से जो है उनका प्रतिरक्षा तंत्र दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका बचाव होता रहता है। तो टीकाकरण 6 से 8 वीक के बाद लगाएं और उसके बाद हर 6 मंथ पर जो है 6 महीने पर आप उसको रिपीट करते रहें, मतलब दोबारा लगवाएं। 1 साल में 2 बार टीकाकरण करने से इस बीमारी से आप बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कभी कभी देखा गया है कि टीकाकरण लगवाने के बावजूद बीमारी हो जाती है सूकरों में, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जैसे कि जब टीकाकरण होता है, जिससे आप टीका लगवाते हैं, तो हो सकता है कि टीका सही तरीके से उसको आपने जो है फ्रिज में ना रखा हो, जैसे कि कोल्ड चेन, जैसा कि हम एक टेक्निकल टर्म का नाम लेना चाहेंगे, कोल्ड चेन। जैसे कि आप खाने की वस्तुओं को रखते हैं फ्रिज वगैरह में, उसी तरह से टीका को भी फ्रिज में ठंडे जगह रखा जाता है, जिसकी वजह से आपका टीका जो है सही तरीके से काम कर सके। तो उसकी कोल्ड चेन को मेंटेन करना ही एक प्राइमरी मोटो होता है, जिसकी वजह से हम टीका का फेरीकरण कम कर सकते हैं। देखो, शुकर पालक मन के जान गए बढ़िया से कि शुकर में ज्वर बीमारी कर कारण का होले और इकर इलाज का हो सकेला, है नहीं। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी को। दूसर जानकारी है, ये भी बहुत सुंदर है कि मशरूम कर खेती, जे किसान भाई बहन मन मशरूम कर खेती करे ना, उनके जानना बहुत ज़रूरी है कि मशरूम कर खेती कैसे करल जाए, इकर में का लगेला, कितने दिन बनकर तैयार होएला। और मैं तो जानीला कि आजकल मशरूम का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो या कोई कार्यक्रम हो, इकर में मटर मशरूम का सब्जी का तो डिमांड होबे करला। तो ये तो है मकिल मशरूम कर खेती कर बारे में चलो हमारी जानकारी लेवा थी हमारे कर जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से। जोहार, मैं विवेक कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि देख रहे हैं दर्शकों, मशरूम की खेती एक बड़े पैमाने पर की जा रही है और इसका लाभ किसान काफ़ी ले रहे हैं। दिन प्रतिदिन बाज़ार में इसकी जो मांग है वो भी काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। आज हम उपस्थित हैं कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांडू में, जहाँ पे हमारे साथ उपस्थित है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कुमार झा। तो आइए उनसे जानते हैं कि मशरूम की खेती कैसे करें। आप सभी किसान भाई जानते हैं कि मशरूम बहुत पौष्टिक तत्व से भरा खाद्य पदार्थ है और आप सभी को मालूम है कि मशरूम में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन, आयरन, इसके अलावा कई सारे विटामिन होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मशरूम ऐसे हैं जो कि जिसमें कि विटामिन डी की भी प्रचुर मात्रा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें मशरूम की खेती से, तो झारखंड के किसानों को इसकी खेती से इससे काफ़ी लाभ किसान भाई कमा सकते हैं, इससे काफ़ी आमदनी किसान भाई ले सकते हैं। अब जहाँ तक मशरूम की खेती का बात है कि कौन सा मशरूम की खेती कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो मशरूम को हम लोग झारखंड में सालों भर मशरूम की खेती कर सकते हैं, लेकिन सभी सीजन में मशरूम की खेती के लिए मशरूम की अलग अलग प्रजाति है, उसके हिसाब से मशरूम की खेती करने की आवश्यकता है। जहाँ तक मशरूम की खेती की बात है, तो अभी अब गर्मी शुरू होने वाला है और गर्मी का मौसम है,
तो मार्च अप्रैल से हम लोग अगर मशरूम की खेती करना चाहेंगे झारखंड में किसान भाई, तो हम लोग मिल्की मशरूम के लिए किसानों को मिल्की मशरूम की खेती करने के लिए कहते हैं। मिल्की मशरूम जिसको कि दूधिया मशरूम कहते हैं, ये चूँकि गर्मी का मौसम आ रहा है और गर्मी में तापमान जो है सो वातावरण का काफ़ी अधिक हो जाता है, तो मिल्की मशरूम जो है सो अधिक तापमान में बहुत अच्छी तरह इसकी खेती की जाती है। जहाँ तक तापमान की बात है तो मिल्की मशरूम के लिए 25 से लेकर के 37 डिग्री का तापमान होना आवश्यक है, तो जो कि गर्मी के मौसम में मिलता है। दूसरा, अगर बात करें गर्मी के अलावे अगर थोड़ा सा ठंडा हो या बरसात का मौसम हो, तो उस मौसम में वेस्टर्न मशरूम, ढिंगरी मशरूम की खेती के लिए किसानों को खेती के लिए सलाह देते हैं। अब जहाँ तक दूधिया मशरूम की बात है, तो दूधिया मशरूम की खेती करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। जैसे आप ओयस्टर की खेती करते हैं, ठीक ओयस्टर की तरह ही दूधिया मशरूम की भी खेती करेंगे, लेकिन बाद में जो है सो मिट्टी का आवरण ऊपर में डाला जाता है। अगर थोड़ा सा हम तकनीक के विषय में जानेंगे कि कैसे खेती करना है, तो आप जैसे ओयस्टर मशरूम में क्या करते हैं कि पैडी स्ट्रॉ चाहे व्हीट स्ट्रॉ जो भी आपको उपलब्ध है उसको लेते हैं और छोटा छोटा उसको 2 से 3 सेंटीमीटर का साइज का ले करके उसको हम जो है सो 2 विधि से है ना स्टेलाइजेशन करते हैं। एक जैसे गर्म पानी के द्वारा करते हैं, दूसरा केमिकल विधि से करते हैं। अगर हम केमिकल विधि से करें तो जैसा कि हम बात करते हैं कि 100 लीटर पानी में 10 ग्राम बेबिस्टीन का यूज करते हैं और 50 से 100 ml फॉर्मेलिन का यूज करते हैं और उसको रात भर उसमें पानी में फुला देते हैं। फुलाने के बाद अगले दिन उसको उस नाद से या टैंक से निकाल करके और धूप में सुखा देते हैं ताकि उसमें 50 से 55% तक जो आपका कुट्टी है उसमें नमी रहे। फिर हम बैगिंग करते हैं, ये वेस्टर में भी करते हैं। और मिल्की मशरूम की जब खेती करेंगे तो शुरू में हम यही सेम विधि अपनाएंगे। उसके बाद हम बैगिंग करते हैं। बैग जो है सो 4 लेयर में लगाते हैं। 4 लेयर में हम बैग को लगाते हैं, स्पॉन डालते हैं उसमें। मशरूम का स्पॉन जो है उसको मशरूम का बीज जो है मशरूम का स्पॉन कहलाता है। और हम जब बीज लेंगे तो बीज लेते समय भी सावधानी रखना चाहिए कि मशरूम पूरा ताज़ा बीज हो मशरूम का। हमें ध्यान देना है कि ह्यूमिडिटी जो है सो 80% से ऊपर होना चाहिए कमरे का। इसके लिए हम बीच बीच में कमरे में पानी डालते हैं, या अगर खिड़की में हम कोई बैग उग रखते हैं तो उसको बैग को भिंगा करके और खिड़की में टांग के पानी डाल के रखते हैं ताकि मशरूम का ग्रोथ जो है अच्छा से हो पाए। बाद में देखेंगे कि 15 से 20 दिन में पूरा उजला फफूंद जो है पूरे बैग में हो जाएगा। उसके बाद जो आप छिद्र किए हैं तो वो छिद्र जो है सो वेस्टर मशरूम के केस में करते हैं, लेकिन मिल्की मशरूम में जो है सो छिद्र नहीं करके ऊपर का पोर्शन हम खुला छोड़ देते हैं और उसमें छिद्र से आपको नहीं निकलेगा। मिल्की मशरूम में जैसे वेस्टर की तरह छिद्र से नहीं निकलेगा, बल्कि बाद में जो है सो हम लोग केसिंग करते हैं, मिट्टी का आवरण ऊपर में डालते हैं। ऊपर जो खुला हुआ भाग था पॉलीथीन का, उसमें हम स्टेलाइज मिट्टी है ना, जो कि हम बोलते हैं या तो दोमट मिट्टी होना चाहिए या FYM जो है 1.5 से 2 साल पुराना FYM जो कि स्टेलाइज हो। अगर वो नहीं मिलता है तो केंचुआ खाद बहुत आसानी से मार्केट में मिल सकता है। केंचुआ खाद को स्टेलाइज करके 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर लेयर डाल देते हैं और उसके बाद उसमें नमी डाल करके या ऊपर कुछ पेपर से ढक करके, ताकि वो नमी उड़े नहीं, उसको फिर 6 से 7 दिन के लिए छोड़ देते हैं। फिर आप देखेंगे कि ऊपर से छोटा छोटा पिनहेड निकलेगा और आपको करीब 28 दिन, टोटल 28 दिन के बाद जो है सो मशरूम ऊपर से निकलना शुरू होगा। आप मशरूम का बैग लगाते हैं तो मशरूम को बैग को लगाते समय जो है सो अपने हाथ को अच्छे से स्टेलाइज कर ले। उसके लिए आप डिटोल से हाथ को अच्छा सा पोंछ ले। उसके बाद जिस बर्तन में आप स्पॉन को रखते हैं उस बर्तन को अच्छा सा पोंछ के साफ़ कर लें। प्लस जो रूम है, जिस रूम में आप उसको रखने जाते हैं तो बैग को रखने से पहले उसको फॉर्मेलिन से ज़रूर स्टेलाइज कर ले रूम को, नहीं तो अन्य कीड़े जो है उसका प्रकोप उसमें आने लगता है। उसके बाद कभी कभी देखेंगे कि मशरूम का बैग जो है, बैग लगाने के बाद भी जो है सो उसमें आप देखेंगे कि भूरे रंग का कुछ फफूंद, काले रंग का कुछ फफूंद उसमें निकलने लगता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि गर्मी के मौसम में जब तापमान अधिक होता है और ह्यूमिडिटी हमारा अधिक हो जाता है तो जो गेहूं पर जो हम बीज बनाते हैं मशरूम का बीज, वो गेहूं सड़ जाता है। सड़ करके वहाँ से काले रंग का, शुरू में वो सफ़ेद जैसा फफूंद दिखेगा, बाद में वो काला हो जाएगा, जिसको कि हम कोप्राइनस कहते हैं, और वो बहुत हार्मफुल होता है। तो इस तरह से अगर आप सावधानी रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे, नमी को मेंटेन करेंगे तो आपका मशरूम बहुत अच्छा से होगा, किसी तरह का बीमारी नहीं लगेगा। देखो आज रोडम के दू को जानकारी दिली, शुकर में ज्वर कर बीमारी और उकर बचाव कर बारे में और मशरूम कर खेती कर बारे में, ये दू जानकारी मिलक। ये दुयो जानकारी रोड कैसे लागलक, बेस है नहीं। तो इसने जानकारी तो रोड में देवीला और कहेले
कि भाई अगर कोई रोटी समस्या है या हमरे से पत्राचार करे के है तो पता लिखना बहुत ज़रूरी है। तो पता के लिखू। कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो रौरे में से इजाज़त लेकर आगे एगो बात कहे बताए कहे कि देखो हमें ठीक बहुत चिट्ठी आवेला और किसान भाई बहन कहें ना कि देखो हम फलना दिन के कार्यक्रम रहे कि छूट गलक हम देखे नहीं पार ली तो का करब भाई परेशानी हुए थे। तो परेशानी कर बात न खे रौरे मन अपन मोबाइल कर यूट्यूब में फेसबुक में ट्विटर में जाए के देख सकीला और जानकारी के पाई सकीला। आज रौरे मन इजाज़त दो कि यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।